अपने पिताजी को उठाने जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो इतने में एक आवाज सुनाई पड़ी, इन द नेम ऑफ द क्वीन। आखिर कमांडर ब्राडशॉ उड़ी जान ही गया। सुनो लड़की, ये तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, आंखों पर रोशनी की चमक से बेहोश हुआ है और ऐसा ही रहेगा जब तक तुम हमारा बाकी का बॉडी का मदद नहीं करता है। तुमको करना ये है कि कानपुर के बड़ी हवेली के तहखाने पर लटके ताबीज और जंजीरें हटा देना है, जिससे मेरा शरीर वहां टहल सके और लोगों में खौफ पैदा हो जाए, किसी को पता नहीं चल पाए कि तुम कौन हो। वहां तुम्हें रहना पड़ेगा, फिर जो तुम देखोगी या सुनोगी हम यहाँ बंद संदूक में देखेंगे और सुनेंगे। अगर कोई होशियारी दिखाई तो तुम्हारा बाप अब भी मेरे ही कब्जे में है, जब चाहे इसकी जान ले लें। अब बैठे हुए क्या देखता और सुनता है, इधर आकर हमारा खोपड़ी को उठाओ और इज्जत के साथ संदूक में वापस रख दो। पहले तो मैं डर गई, फिर थोड़ी हिम्मत उसकी बातों को सुनकर मिली। ऐसा लगा वो जो भी है मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सो मैंने वही किया जो उसने कहा। मैंने उसे संदूक के अंदर बंद कर उसी जगह पर रख दिया और वही तस्वीर उस जगह को छुपाने के लिए दीवार पर लटका दी। इस हादसे के बाद मेरे पिताजी की हालत गंभीर हो गई। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम सब यहाँ चले आए और मैंने उसकी बताई हुई योजना को मजबूरी में अंजाम दिया। मैं आपके यहाँ हवेली पर 2 बार नौकरानी के रूप में काम कर चुकी हूँ। एक बार नंदनी के रूप में, जब पहली बार मैंने वहाँ आप लोगों के रहने से पहले नौकरानी का काम कर तहखाने पर लटके ताबीज और जंजीरों को हटाया और उस कमांडर के धड़ की मदद की, जिससे उसका बिना सिर का शरीर हवेली में इधर उधर टहलने लगा। नौकरों में दहशत फैल गई और नौकर नौकरी छोड़कर जाने लगे। कुछ दिनों बाद मैंने भी काम छोड़ दिया। आपकी अम्मी के आने से पहले एक बार फिर वहां झाड़ फूंक करवाई गई और एक बार फिर से उस तहखाने को ताबीज और जंजीरों से बांध दिया गया, इसलिए इस बार निहारिका का रूप लेना पड़ा। मैं क्या करूं नवाब साहब, मैं मजबूर थी। मुझे अपने पिता की जान बचानी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, निहारिका ने हाथों को जोड़ते हुए कहा। तनवीर उसकी मजबूरी समझ गया और उससे हमदर्दी जताते कहा कि अब जब तहखाना खुल ही चुका है, सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैंने 2 दिन बाद उस फार्म हाउस पर जाने का फैसला किया है। तुम चाहो तो अपने पिता और बाकी परिवार के साथ हवेली पर रह सकती हो। तुम्हारे हवेली पर रहने से मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगा और एक ही जगह पर रहने से तुम्हें भी सहारा मिलेगा। कब तक अस्पताल और किराए के मकान पर रुकोगी? एक बार इस कमांडर वाली गुत्थी सुलझ जाए, फिर तुम लोग भी आराम से नैनीताल के उसी फार्म हाउस पर रह सकते हो। तब तक हवेली पर ही रुको, मैं कल ही गाड़ी भिजवा दूंगा। अस्पताल से छुट्टी लेकर सीधा परिवार के साथ हवेली पर रहने चले आओ। और मिला भी तनवीर के फैसले से सहमत हो गई। तनवीर अपने संग हैदर को लेकर वहां से अपनी कार पर सवार होकर सीधा बड़ी हवेली की ओर चल दिया। हवेली की तरफ जाते समय रास्ते भर तनवीर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जो उसके वालिद ने डायरी में लिखा था, जिसका जिक्र कमांडर ने उनसे किया था। तनवीर के दिमाग में एक तरफ उन करोड़ों के हीरो का भी ख्याल आ रहा था, एक तरफ हीरे और दूसरी तरफ कमांडर के सीने में दफन राज ने तनवीर के अंदर बेचैनी सी जगा दी थी। बड़ी हवेली पहुंचते ही तन्नू ने शहनाज को सारी बातें बताईं। शहनाज सारी बातें सुनकर उर्मिला के ही पक्ष में थी। अगले दिन तनवीर ने उर्मिला और उसके परिवार को बड़ी हवेली लाने के लिए गाड़ी भेज दी। दोपहर तक अस्पताल का सारी कार्रवाई पूरी करके उर्मिला अपने परिवार के साथ बड़ी हवेली पहुंची। शहनाज ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। बड़ी हवेली के कमरे काफी बड़े और आलीशान थे, इसलिए शहनाज ने उन्हें नीचे के फ्लोर पर 2 बड़े कमरे दे दिए। रात में डिनर के बाद तनवीर ने उन दोनों को नैनीताल जाने की योजना के बारे में बताया। तनवीर ने कहा, कमांडर अपने सीने में कोई खास राज दबाए है और वह राज क्या है ये सिर्फ नैनीताल पहुंचकर ही पता चलेगा। उसने उर्मिला को भी यहाँ इसी खास मकसद से भेजा था। तनवीर ने उन्हें अब तक डायरी के बारे में और उन हीरो के बारे में नहीं बताया था।